दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो जो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है, मान लेते हैं कि यहां पर यह है क्या, अवतल दर्पण। यहां से जब लाइट आएगी, ये मान लेते हैं यह है लाइट, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट जब यहां से लाइट आएगी, यहां से गिरेगी, उसके बाद में यहां पर मान लेते हैं ये क्या है, ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर पोल है P और यहां पर फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये होता है उसका मेन पॉइंट, यानी जो जहां से पूरी तरह से गोला होता है, यानी रेडियस, त्रिज्या। तो क्या है, ये एक गोला ही तो है, पूरा का एक गोला। अब इस गोले से जो इसके आधा काट कर बनाया गया है, तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। अब जो यहाँ का ये वाला भाग बचा, अब यहाँ पर भी तो एक भाग बचा, ये क्या है, इसका यहाँ पर ये धसा हुआ पार्ट है, और यहाँ से जो ये पार्ट है, ये इसका उभरा हुआ पार्ट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जब यहां से लाइट आएगी, तो यहां से जब ये प्रकाश से यानी फोकस से जाएगी, ऑब्जेक्ट से आई और फोकस से होते हुए निकल गई। उसके बाद में जब यहां से ऑब्जेक्ट से फिर यहां से समझ लो नॉर्मल लिया जाएगा, यहां से इस तरह से नॉर्मल, इसे हम डॉट से लिखते हैं। और उसके बाद में जब यहां से लाइट आएगी, यहां पर गिरेगी सीधे। अब ये जब इस तरह से लाइट आएगी, तो अपनी ही दिशा में जाएगी। अपनी ही दिशा में क्यों जाएगी, क्योंकि जब लाइट समांतर होती है, समान में आती है, तब लाइट अपने ही रास्ते पर जाती है, विचलित नहीं होती है। रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, पर वो लाइट दूसरी दिशा में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि समांतर होती है। अब यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट, कोण आई, यानी जो यहां पर एक कोण बनता है, यहां पर वो कोण, और यहां से जो सीधे जाती है। अब यहां पर कोई कोण है नहीं, क्योंकि ये सिंगल रे है, यहां से अगर जो इधर जाती, तो यहां पर ये बनता कोण। अब ये जब अपने ही रास्ते पर जा रही है, तो ये 90 डिग्री पर आती है और 90 डिग्री पर वापस चली जाती है। तो इस तरह से बनता है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मान लो कि यहां पर कोई धरा है, कोई यहां से देख रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, तो जब वहां से ये यहां से इसकी पड़ेगी किरण, तो यहां पर ये जाएगी, और फिर यहां से लिया जाएगा नॉर्मल, तो यहां से जब यहां से जाएगा इसी तरह से, फिर अपने ही दिशा में फिर लौट जाएगी। तब इसका इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा यहां पर पी, सी और एफ के बीच में, यहां पर बनेगा इमेज, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जब इमेज बनेगा, तब ये किस प्रकृति का होगा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट समझ लो कि यहां पर क्या है, इन्फिनिटी, जिसे अनंत कहते हैं, अनंत। और यहां पर ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। तो वहां से जब आएगी रे, यानी प्रकाश की किरण, लाइट रे, तो यहां से आएगी और यहां से फिर निकल जाएगी। उसके बाद में जब यहां से लिया जाएगा, तो फिर ये अपने ही जगह पर काट देगी यहां पर। तो ये कैसा बनेगा, अब इतनी दूर से जब आ रही है, तो वाकिफ सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट से बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और ये कैसा बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा, रियल इमेज। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, दो रियल रेज एक दूसरे को काट रही हैं, वर्चुअल रे नहीं। जब वर्चुअल रे एक दूसरे को काटती, सिर्फ प्रतीत होता, तब बनता, यहां पर बन जाता आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम सिर्फ प्रतीत कर सकते हैं, ना तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ना ही उसका हम कोई फोटोग्राफी द्वारा फोटो ले सकते हैं। क्योंकि फोटो उन्हीं इमेज का लिया जा सकता है जिसकी रियल इमेज हो, जिसकी कोई रियल इमेज बन सके। तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मेशन ऑफ
इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। यह है फर्स्ट लॉ। अब उसके बाद में अब जब यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये किस तरह का परावर्तन है, किस तरह का परावर्तन है, कमेंट करो जल्द से जल्द। ये परावर्तन सीधी तरह से होता है, डायरेक्ट परावर्तन होता है। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था डिफ्यूज, डिफ्यूज परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो यहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। हमें यहां पर कितनी रे की जरूरत है, सिर्फ सिंगल रे की, सिर्फ एक रे की, यानी जो एक ऑब्जेक्ट से आती है और जो एक इमेज पर जाती है। अब यहां से ऑब्जेक्ट से यहां से गई, यहां पर दर्पण से फिर इधर चली गई, उसके बाद में जो इसे देख रहा है, देखने के लिए यहां से गई एक रे उसके आंखों तक, तो इसमें दो रे की जरूरत हुई। तो ये कैसा परावर्तन हुआ, डिफ्यूजन वाला परावर्तन नहीं है, विसरित परावर्तन नहीं है। लेकिन हमें जो दिखती है वस्तुएं, यानी जो हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं, इमेज दिखते हैं, तो वो दिखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द्वारा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द्वारा। यहां से एक नहीं, उसमें हजारों लाइट आती हैं। अब ये कैसा हो गया, ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इसमें एक रे नहीं बल्कि इनमें कई सारी रे हैं। मैंने तो यहां पर सिर्फ 3 ही बनाई है, पर यहां पर आपको बहुत सारी रे मिल जाएंगी। जैसे कोई अखबार पढ़ रहा है यानी पेपर पढ़ रहा है, तो उसमें किस तरह का होता है, वो पूरी तरह से चिकनी सतह नहीं होती, यानी उसका सरफेस पूरी तरह से नहीं होता है चिकना। अब वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कराना है, और जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तो वहां का जो सरफेस है, सरफेस कैसा होगा, पूरी तरह से चिकना नहीं होगा, और जब चिकना होगा तो वहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए, चिकनी सतह नहीं चाहिए, खुरदरी होनी चाहिए कुछ इस तरह से, यानी जो वेव्स देखा है, वेव्स तरंग, तो यहां से जब रे आएगी तो इस तरह से चली जाएगी, अब जब यहां पर आएगी तो इस तरह से चली जाएगी, इसी तरह से चली जाती है वेव्स। अब ये वेव्स जब इस तरह से चली जाती है तो यहां पर ये हो जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी दूंगा आगे, तो इतना समझ में आ गया ना। चलते हैं सेकंड के तरफ। सेकेंड लॉ। अब यहां पर मान लो फिर वही दर्पण है, यहां पर मैंने इसे पेंट नहीं किया क्योंकि मैं हर बार इसे बनाता हूं ना, तो हर बार कितनी बार इसे पेंट करूंगा, सिर्फ एक बार पेंट करके बता दिया। अब समझ लो वही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका एक तरफ पेंट है पूरी तरह से। अब यहां से इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर ये हो गया पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये था अनंत और ये थी अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन इन्फिनिटी। अब यहां पर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा तब इसका परावर्तन कैसे होगा, अपवर्तन। तो जब यहां पर होगा ऑब्जेक्ट तब ये यहां से इस तरह से निकलेगा। अब जब ये यहां पर इस तरह से निकलेगा तब यहां से जो आने वाली रे होंगी वो यहां से जाकर टकराएंगी और फिर यहां से फिर डायरेक्ट यहां पर काटेंगी। जब यहां पर काट देंगी तो इसे हम क्या मानते हैं, यहां पर सी पर मान लेते हैं, सी पर। अब जब वस्तु और इमेज यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पर बनी है और एक ही जगह पर रखी भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर पहले प्रकाश आता है फिर दूसरी तरफ निकल जाता है, और जो यहां से निकला हुआ यानी जो ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेज होती हैं वही रेज आकर जो
रियल में एक दूसरे को काटती हैं, तब फिर बनता है रियल इमेज। और जब इमेज बनेगा तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज इसी के बराबर बनेगा। इमेज इसी के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। और ये कैसा बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनेगा आभासी। क्या? वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल। रियल इमेज जब बनेगा, जब रियल इमेज बनेगा तो यहां पर रियल किरणें यानी रियल रेज काट रही होंगी। अब यहां पर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने के बीच में कितनी दूरी है? 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को यू से लिखा जाता है। यू बराबर लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ले लिए। तो अब यहां पर आपसे पूछ सकता है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? यहां से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो इसका एक फार्मूला है। फार्मूला हम अभी आपको बता रहे हैं। इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो जहां पर f होता है उसकी फोकस दूरी और u से लिखा जाता है ऑब्जेक्ट की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v से लिखा जाता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो वहां पर क्या था? f बराबर कितना था? 20 सेंटीमीटर। और वस्तु कितनी दूरी पर रखा था? 30 सेंटीमीटर पर। u बराबर 30 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर v की दूरी कितनी होगी? v की दूरी कितनी होगी? तो इसे हम सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें क्या निकालना है? v यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो यहां पर 1/v बराबर 1/f कितना है? यानी f 1/20 प्लस, अब यहां पर 1/30। अब इनका हम ले लेते हैं, अब यहां पर दोनों माइनस माइनस में है। अभी माइनस क्यों है? दोनों के दोनों माइनस क्यों हैं? यह क्वेश्चन भी आ रहा होगा ना। तो इसका आंसर यह है कि जो चिन्ह परिपाटी होती है, यह होता है चिन्ह परिपाटी। यहां से ये प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, फिर से माइनस 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 माइनस, और ये यहां पर प्लस 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 प्लस। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो हम अपने दाहिने साइड जाते हैं, अपने दाहिने साइड जाते हैं, तो हम धनात्मक में जा रहे हैं, धनात्मक की चाल चल रहे हैं। पर अगर जो हम अपने बाएं जा रहे हैं तो ऋणात्मक की चाल चल रहे हैं। पर अगर जो हम ऊपर जा रहे हैं तो भी धनात्मक और नीचे भी ऋणात्मक। तो बच्चे ये समझ रहे होंगे कि अब इसमें धनात्मक ऋणात्मक क्या है। तो बेटा मैं बता दूं कि यहां से देख लो, अब यहां पर ये क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर ये समझ लो, ये है दर्पण, और ये है इसका मेन पॉइंट यानी प्रिंसिपल एक्सिस।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से ये पड़ा और फिर यहाँ से फिर ये बना इमेज। तो भाई दोनों के दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट किस दिशा में है? अपने बाएं साइड में है। तो ये दोनों के दोनों माइनस में हो जाएंगे। और माइनस में कब होते हैं? जब अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तब वो प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु और प्रतिबिंब, तब ये दोनों के दोनों माइनस में हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, इसका एक पॉइंट और भी आता है, जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो धनात्मक की ओर बनेगा। तो क्या था कि 30 सेंटीमीटर पर है, तो इसका इमेज कितनी दूरी पर बनेगा? पहले यहाँ पर ये बताओ, चिन्ह परिपाटी समझ में आई कि नहीं आई? ना समझ में आई हो तो कमेंट कर दें। कहने का मतलब ये होता है कि अगर जो हम मैथ की मान लें, मैथ में माइनस प्लस सब होता है ना, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिर बायोलॉजी में, सभी में तो होता है, सभी में होता है ना, होता है कि नहीं होता है? जब वो होता है तो अगर जो हम बात कर लें फिजिक्स की अगर जो बात कर ले तो उसमें अगर जो हम ऊपर जाएंगे तो धनात्मक में जाएंगे, बल्कि जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के हम विपरीत जा तो रहे हैं पर हम धनात्मक में जा रहे हैं। अगर जो हम नीचे आ रहे हैं यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष जा रहे हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के निकट हम जा रहे हैं। हमें जितना गुरुत्वाकर्षण खींचेगा हम उतना ही जाएंगे, पर वो ऋणायन होगा यानी ऋणात्मक चाल होगी। अगर जो हम दाहिने जाएंगे, अपने दाहिने साइड जाते हैं तो वो हो जाता है धनात्मक। अगर जो हम अपने बाएं जाते हैं तो हो जाता है ऋणात्मक। अब केमिस्ट्री में बात कर लें, केमिस्ट्री में धनात्मक और ऋणात्मक भी होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक इस तरह से होते हैं कि जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, जो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो हो जाता है धनात्मक, यानी उस पर लग जाता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को लेता है यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो हो जाता है ऋणात्मक चार्ज यानी निगेटिव चार्ज वाला। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में प्लस माइनस कब होता है? उसमें क्या था? फैक्टर, RH फैक्टर, जो ब्लड को बताता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, उसमें फैक्टर होते हैं। तो जिसमें फैक्टर होता है वो हो जाता है पॉजिटिव और जिसमें नहीं होता है वो हो जाता है निगेटिव। इस तरह से ब्लड ग्रुप 8 तरह के हो जाते हैं। कैसे? ये निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, वो निगेटिव और वो पॉजिटिव। ये हो जाते हैं 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स। और इन्हीं ब्लड ग्रुप्स के आधार पर जो रक्त का यानी जो ब्लड होता है, ब्लड का आदान प्रदान किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर उसी तरह फिजिक्स में आता है, दाहिने गए तो धनायन में, ये मैं धनायन में जा रहा हूं। अगर जो मैं इधर लौटा तो फिर ऋणायन में गया। अगर जो मैं इसे ऊपर ले गया तो ये धनायन में गया। पर अगर जो इसी को मैं यहां से नीचे ले आऊं तो ये हो गया ऋणायन। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है ये मान लेते हैं ये इसका मेन पॉइंट है। अब यहां से ये ऊपर गया तो ये गया धनायन में। पर अगर जो इसी मेन पॉइंट से ये नीचे गया तो ये ऋणायन हो गया। इसी तरह ये मेन पॉइंट से ये अपने बायां गया तो हो गया ऋणायन, और ये इधर गया तो हो गया धनायन। तो उसी तरह से ये धनायन है, ऋणायन। तो इन्हें हम कैसे लगाएं? अब यहां पर आपको लेना है एक जरूरी बात, किसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 20 और 30 का लासा। 20 और 30 का लासा कैसे ले? सबसे पहले बात कर लेते हैं 20 की। तो ये 2 से कट रहा है, 2 दाम 20, और ये फिर 2 से कट रहा है, 2 पंचे, और फिर 5 2 से तो कटेगा नहीं, ये 5 एकम 5। अब फिर 30 की ले लेते हैं।
15। अब ये 5 से तो 2 से कटे ना, तो ये 3 5, अब ये 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कितने अक्षर मिले, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 तियां 6 पंचे 30। अब ये हो गया। अब यहाँ पर इनको एक साथ लिख लो, जैसे ये 2 2 हैं तो इनको 1 2 बना लिया, 1 2 ये हो गया। अब यहाँ पर 2 गुणे ये 5 और ये 5, इनको मिलाकर हो गया ये 1 5। अब ये 5 हो गए, ठीक। अब यहाँ पर ये बाकी बचे 2 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 3 2, तो 2 पंचे 10 तियां 30 और दूनी 60, 2 पंचे 10, 10 तियां 30 और 30 दूनी 60। तो इनका हम ले लिए लासा। ये सिंपल सी है, ये हमने ले लिया इनका लासा। कितना आया 60। अब यहाँ पर 60 आ गया। अब इस 20 को इस 60 के बराबर करना है, तो इसे हम कितने से गुणे कर दें, 3 से। 20 तियां 60 और यहाँ पर 3 यहाँ पर जितना आएगा उसके इंटू लगा दो, इंटू करके 1 प्लस। अब यहाँ पर जितना भी हो ऊपर कर दो। उसके बाद में 30 है तो 30 दूनी 60 इंटू 1, यहाँ पर ये 30 दूनी 60 और ये 1, तो ये ऊपर यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो अब इनसे 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, तो ये 3 प्लस 2 बटे 60। तो अब यहाँ पर 3 2 5 बटे 60, तो यहाँ पर कितना था 1/u, 1/u बटे बराबर 5 बटे 60। तो इसे आप उल्टा कर दो, यानी इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही 5 बराबर 60। तो अब यहाँ पर v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 60 बटे 5, तो फिर 12 सेंटीमीटर पे हम इमेज बनेगा। कितनी दूरी से, 12 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। अरे दूसरा था, समझ में आया ना? जिन्हें ना समझ में आया हो नोट कर ले और फिर कमेंट भी करें। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, नोट करते रहें।